हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक है, तो इसे आज हम देखेंगे। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस देखेंगे। रेजोनेंस वह फिनोमिनन जिसमें एक ही कंपाउंड को कई स्ट्रक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, वह रेजोनेंस कहलाता है। अर्थात रेजोनेंस वह फिनोमिनन है, वह घटना है जिसमें एक ही कंपाउंड रहेगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होंगे। उसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। जैसे बेंजीन को देखिए, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेंजीन की सॉरी रेजोनेंस की जरूरत क्यों है? देखिएगा, रेजोनेंस की सहायता क्यों पड़ती है? जब किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कई स्ट्रक्चर को कई स्ट्रक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इन स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कोनिकल फॉर्म करते हैं। अर्थात इसके कहने का मतलब यही है कि जब कोई एक कंपाउंड है, उसके बारे में हम एक ही स्ट्रक्चर के अगर कोई एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके द्वारा हमें उसकी पूरी प्रॉपर्टीज प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसे हम लोग भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज प्राप्त हो। इसलिए रेजोनेंस की जरूरत होती है ताकि कोई कंपाउंड के बारे में पूरा नॉलेज प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए रेजोनेंस की जरूरत होती है कि अगर कोई किसी के भी कंपाउंड का जो भी इंफॉर्मेशन होता है, अगर प्रॉपर्टीज होता है, वो पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, तो उसमें रेजोनेंस की जरूरत होती है ताकि उसका पूरा प्रॉपर्टीज पता चल जाए। तो यही कह रहा है कि जब किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज, अर्थात कोई कंपाउंड हो गया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से, अर्थात कि एक सिंगल स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर की हेल्प से पता नहीं लगता है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कई स्ट्रक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए हमें उसे कई स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कोनिकल फॉर्म कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नीड ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की जरूरतें क्यों है, तो यही हो गया। अब रेजोनेंस आप समझ लिए, रेजोनेंस की जरूरत है। जैसे बेंजीन हो गया, देखें बेंजीन को सिमिलरली डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डबल सिंगल डबल ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन को। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया है, ताकि इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हो गया नीड ऑफ रेजोनेंस। अब रूल ऑफ रेजोनेंस क्या होगा? सिग्मा स्केलेटन इंटेक्ट रहता है, अर्थात सिग्मा स्ट्रक्चर स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आपने ये देखा, जो स्ट्रक्चर इसमें देखा, तो इसमें केवल किसकी परिवर्तन हुई? पाई बॉन्ड की। इसमें सिग्मा बॉन्ड तो एकदम यहीं स्थिर रहा, यहाँ केवल पाई बॉन्ड ही चेंज हुआ है। तो बस, तो यही हो गया, सिग्मा स्केलेटन इंटेक्ट रहता है। कोई भी एटम अपने प्लेस को चेंज नहीं करता है, अर्थात इसमें जो बेंजीन से कोई भी एटम जुड़ा है, जो कार्बन जुड़ा है या हाइड्रोजन जुड़ा है, वो अपने प्लेस में कोई परिवर्तन नहीं करता है, वो अपने स्थान पे निश्चित रहता है। तो वही कह रहा है कि कोई भी एटम अपने प्लेस को चेंज नहीं करता। अब क्या कर रहा है तीसरा, कंपाउंड का टोटल चार्ज भी चेंज नहीं होता है। अगर उस कंपाउंड पे कोई चार्ज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, तो चार्ज भी चेंज नहीं होता है, वही का वही रहेगा। अब ये क्या कह रहा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट कर सकते हैं। हाँ, वही मैंने भी बताया था कि उसमें सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीलेट नहीं करते, उसमें पाई बॉन्ड ही ऑक्सीलेट करते हैं। इसमें आप स्ट्रक्चर में देखिए, केवल पाई बॉन्ड में परिवर्तन है। यहाँ पाई बॉन्ड था, वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ, वो जो यहाँ था वो यहाँ। तो वही पाई बॉन्ड में ही परिवर्तन आया, इसमें सिग्मा बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये रूल्स ऑफ रेजोनेंस हो गया। अब देखिए रेजोनेंस एनर्जी क्या है?
रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खो देता है, उसे हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अर्थात कि समझिएगा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/स्टेबिलिटी। अब ये कैसे हो गया? अब समझिए कि अर्थात कि इसके पास जितना ज़्यादा ऊर्जा रहेगा किसी स्ट्रक्चर के पास, उसके पास स्टेबिलिटी कम रहेगी। अर्थात कोई छोटा बच्चा होता है तो देखिएगा उसके पास ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है। वो भाग दौड़ खूब करेगा, खूब इधर से उधर खूब कूद फान करेगा, तो चूंकि उसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। तो वही कह रहा है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/स्टेबिलिटी, अर्थात एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अब एनर्जी जितनी कम हो जाएगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं? रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एनर्जी कम हो जाती है, और इस कम होने वाली एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है? रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अर्थात कि एनर्जी कम हो जाएगा, और एनर्जी कम होने को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब कैसे एनर्जी कम होगा समझिएगा। अब समझिए कि हम्म, आप कोई क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब आप दिन भर पढ़ाते रहिएगा तो एनर्जी तो कम ही हो जाएगा ना। आप कोई किसी भी क्लास को एक बार पढ़ाएंगे तो कम एनर्जी लगेगा। अब उसी क्लास को आप खूब रिपीट करते जाइएगा, रिपीट करते जाइएगा, रिपीट करते जाइएगा, मानिए 5-6 घंटे पढ़ा दीजिएगा तो आपका एनर्जी कम हो जाएगा लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप थकान आ जाएगा, जो भी होगा। तो वही कह रहा है कि रेजोनेंस के कारण, अर्थात कि जब कोई स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसे हम लोग कई स्ट्रक्चर से देखते हैं, कभी इधर करके कभी उधर करके। लाइक इधर देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ था, अब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो इसी के चलते इसका एनर्जी कम हो जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण। उसमें ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट ज़्यादा करता है वो ज़्यादा, इसी के कारण उसमें एनर्जी कम हो जाती है। मैंने वही एग्जांपल दे दिया कि किसी भी चीज़ को बार बार करिएगा तो एनर्जी कम हो जाएगा। अर्थात कि वही बता दिए कि अगर किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं लगातार 5-6 घंटा वही टॉपिक पढ़ाइएगा तो एनर्जी कम हो जाएगा लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो वही कह रहे हैं रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एनर्जी कम हो जाती है, इसे हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, CH2, CH NH2, और ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया। तो बस यही था रेजोनेंस। अब आप अगर समझ नहीं आया तो दोबारा भी देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए, बाय बाय।